जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 7 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और ज्ञान सर का स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेशल कोर्स जो है वो यूपीपीसीएस का है, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। और ना ही यूपीपीसीएस बल्कि बीपीएससी का भी कोर्स हमारा शुरू हो गया है। और 70th बीपीएससी की अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो शुरू कर लो। और अगर एग्जाम फॉर्म को नहीं भरा है तो तुरंत एग्जाम फॉर्म को जो है वो भर लो, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो जल्दी खत्म होने वाली है। तो तुरंत की तुरंत एग्जाम फॉर्म को भरकर एग्जाम की जो है वो तैयारी शुरू कर दो। और पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज जो है वो ले सकते हैं, जिसमें बिल्कुल रेडीमेड पूरा मटेरियल जो है वो आपको मिलेगा। सिर्फ आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का पेज है, जिसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट हमारे लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो पूरी आपको वहीं पर मिलती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान का रिवर लिंक प्रोजेक्ट एक हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। एक नमस्ते स्कीम है, उसका क्या इंपैक्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फूड लॉस हो रहा है और फूड वेस्टेज हो रहा है, उसको कैसे कम करना है, उससे रिलेटेड एक काफी अच्छा आर्टिकल है जिसको डिस्कस करेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ से रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल है जिसके बारे में बात करेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग, जो आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके क्या इंपैक्ट है उस पर हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो पहली न्यूज से शुरू करते हैं। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके थ्रू 72,000 करोड़ का पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। पार्वती काली सिंध चंबल का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% से ज्यादा चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है, एनपीपी, जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसका ही एक हिस्सा है, जिसके थ्रू नदियों को आपस में लिंक किया जा रहा है, जिससे कि जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है उन क्षेत्रों में पानी की समस्या को रिजॉल्व किया जाए। और रिवर लिंकिंग के थ्रू जो है हंगर के क्राइसिस को खत्म करना है, भूखमरी के इश्यूज को खत्म करना है, पानी के मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करना है, क्योंकि आज की डेट में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और फ्यूचर में प्लान जो है वो ये है कि इन नदियों को नेविगेबल भी बनाना है, कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे फेरीज के माध्यम से जो है वो, या जेटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके माध्यम से जो है वो ट्रैवलिंग भी की जा सके या सामान को भी पहुंचाया जा सके। तो प्रोजेक्ट जो है वो पानी की समस्या को रिजॉल्व करेगा, पीने के पानी की समस्या, इंडस्ट्रियल वाटर की समस्या 13 डिस्ट्रिक्ट्स में रिजॉल्व करेगा, दोनों ही राज्यों के। और मिनिमम 2.8 लाख हेक्टेयर जमीन को जो है वो इरिगेशन प्रोवाइड कराएगा, सिंचाई कराएगा। ये प्रोजेक्ट जो है उसमें पार्वती काली सिंध चंबल नदियों को जो है वो आपस में लिंक किया जा रहा है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के साथ। और इससे मालवा और चंबल क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, उसको बेनिफिट मिलेगा, और राजस्थान के ईस्टर्न क्षेत्र को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें जो ज्यादा पानी आता है पार्वती नदी का, नेवाज नदी का, काली सिंध नदी का, उसको जो है वो चंबल नदी में डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे कि पानी की समस्या जो है अलग अलग क्षेत्र में जो चल रही है तो वो रिजॉल्व हो सके। और गवर्नमेंट का एनपीपी का ये पार्ट है, जिसको बनाया गया था 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, कि नदियों को आपस में जो है वो लिंक करना है, और जिस नदी में ज्यादा पानी है वहां से उस पानी को जो है वो निकाल कर ऐसी नदियों तक पहुंचाना है जहां पर पानी की समस्या, या ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचाना है जहां पर पानी की समस्या देखने को मिलती है। ये प्रोजेक्ट जो है वो सिंचाई की फैसिलिटीज को और बेहतर करेगा, ग्राउंड वाटर लेवल को जो है वो बेहतर बनाएगा, इंप्रूव करेगा, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट दोनों स्टेट्स के अंदर काफी बेहतर होंगे। अब बेनिफिट के बारे में कुछ बात करें तो प्रोजेक्ट जो है वो इरिगेशन अप्रोक्सीमेटली 4.31 लाख हेक्टेयर जमीन को प्रोवाइड कराएगा। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है वो इंप्रूव होगा, पानी की समस्या रिजॉल्व होगी मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, राजगढ़ जैसी डिस्ट्रिक्ट में, और 13 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की, वहां पर पानी की समस्या रिजॉल्व होगी। इसमें बताया जा रहा है कि एक कमांड एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है 2 लाख हेक्टेयर्स का, वो भी शामिल किया गया है, जिसमें 40% से भी ज्यादा राजस्थान की पॉपुलेशन को जो है वो बेनिफिट मिलेगा।
पानी की समस्या जो वहां पर चल रही है अलवर, भरतपुर, जयपुर जैसी डिस्ट्रिक्ट में, वो रिजॉल्व होंगी। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ज्यादा पानी मानसून के समय पर काली सिंध, पार्वती, मेज, चकन रिवर पे हम लोग को देखने को मिलता है कि आ जाता है, तो वो ट्रांसफर होगा कहां पर? बानस, गंभीरी, बाणगंगा, पार्वती जैसी नदियों पर। तो मतलब पानी की जो समस्या है वो इक्वल हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि शेयरिंग आप कह सकते हो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये टर्म यूज किया जाता है कि भाई इक्वली हर जगह पर पानी जो है वो शेयर किया जा सके। अब ना ही सिर्फ ये एग्रीकल्चर को बूस्ट करेगा, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है वो इंप्रूव होगी। ग्राउंड वाटर लेवल इंप्रूव होगा तो ऑब्वियस ही बात है भाई कि किसानों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, राइट? अच्छी फसल उगेंगी, खाने की समस्या जो है वो दूर होंगी, पानी की समस्या जो है वो दूर होंगी, राइट? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलेगा, राइट? तो ये प्रोजेक्ट जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव को भी। वहां पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन होगा। टूरिज्म, मेडिसिन, माइनिंग, इन सब एरियाज पे भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दोनों स्टेट्स मिलकर जो है वो कोलैबोरेट करने वाले हैं। फिर इसके अलावा चंबल रिवर सिस्टम के बारे में हम बात करें तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के विंध्या पर्वत से जो है वो ओरिजिनेट होती है, राजस्थान में फ्लो करती है, फिर यमुना नदी को जो है वो ज्वाइन करती है उत्तर प्रदेश में। चंबल नदी की ट्रिब्यूटरीज जो है वो है बानस, काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती। मेजर डैम्स यहां पर आपको गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैरेज, तो ये सब डैम्स आप लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है और सिंचाई के पर्पज के लिए डैम देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको नेशनल चंबल सेंचुरी भी देखने को मिलेगी इसी चंबल नदी के नजदीक में। और यहां पर एंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं जिनको प्रोटेक्शन दी जाती है, जैसे कि घड़ियाल हो गया, रेड क्राउंड रूफ टर्टल हो गए, गंगा रिवर डॉल्फिन हो गई। तो ये हो गया, हमने चंबल नदी के बारे में बात करी। अब राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, आप जानते ही हैं। यहां पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। मात्र 1.16% ही कंट्री का सरफेस वाटर यहां पर नजर आता है और 1.72% ही ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पूरे राजस्थान में है। तो ये जो प्रोजेक्ट जो अभी लाया जा रहा है नदियों को लिंक करने का, ये यहाँ पे पानी की समस्या को जो है वो रिजॉल्व करेगा। अब कुछ चुनौतियां भी सामने नजर आ रही हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सबसे बड़ी चुनौती हम लोग को देखने को मिलती है इंप्लीमेंटेशन की। हालांकि सक्सेस जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का जो है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट के को फॉलो किया जाएगा या प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, कई बार लैंड एक्विजिशन का इशू आता है कि आपको अगर नहर बनानी है लिंक करने के लिए नदियों को, और वहां पर किसी की जमीन है, अगर वो जमीन छोड़ने से मना कर रहे हैं तो भी एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रोजेक्ट रुक जाता है या प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तो ये सब इशूज है। एनवायरमेंट का इशू हम लोग को देखने को मिलता है, कई बार बायोडाइवर्सिटी लॉस होने की चिंता होती है कि वहां से अगर पानी गुजरेगा तो अगर कुछ प्रजातियों का अगर वो हैबिटेट है, आवास है, तो उनका वो हैबिटेट हट जाएगा, तो स्पीसीज का लॉस होगा। कई बार कुछ कम्युनिटीज को वहां से डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो कम्युनिटीज के बीच में गुस्सा भरा रहता है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ऐसे ही प्रोजेक्ट दूसरे रीजन में, जैसे कि चाइना के अंदर साउथ टू नॉर्थ वाटर डिवीजन प्रोजेक्ट है, जिसने बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस किए इसी प्रकार के। आज की डेट में और फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स है इस प्रोजेक्ट का? तो ये जो प्रोजेक्ट जो है गाइस, जिसमें हम लोग 30 ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसमें मेजर प्रोजेक्ट्स महानदी, गोदावरी, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और केन बेतवा का तो प्रोजेक्ट जो है वो पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? और गवर्नमेंट का जो है वो प्रयास है कि पानी की समस्या को रिजॉल्व करना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर जो है वो फोकस करना। और ये नीरा जो है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, नीरा को स्टैब्लिश किया गया था, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी जो ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स को देखती है, मॉनिटर करती है। फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिलेगा, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स, ये पूरी चीजों की देखभाल करती है और फोकस करती है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो। इंटर स्टेट नेगोशिएशन करवाने पर फोकस करती है कि आपस में स्टेट्स के बीच में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, जो भी गैप्स आ रहे हैं उसको ये फुलफिल करने का काम करती है। एनवायरमेंट क्लियरेंस को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करती है, इंश्योर करती है कि जो ये प्रोजेक्ट का जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल गोल्स है वो अचीव हो सके। तो ये है नीरा अथॉरिटी। तो नीरा अथॉरिटी क्या काम करती है?
इस प्रकार के इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करती है, इंप्लीमेंटेशन करने पर फोकस करती है। तो आई होप कि ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बता देता हूं। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में हुआ है पीकेसी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के फायदे क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की समस्या है, वो समस्या रिजॉल्व हो जाएंगी। और नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलेगा कि चंबल नदी के बारे में हमने डिस्कस किया कि चंबल नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, विंध्या पर्वत से ओरिजिनेट होती है, यमुना नदी के साथ जाकर मिलती है उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में भी फ्लो होकर होती हुई जाती है। इसकी ट्राइब्यूटरीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, राइट। इसमें कौन से डैम्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेशनल चंबल सेंचुरी यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, वो ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की पानी की स्थिति आपको ऑलरेडी पता है, थोड़े से आंकड़े अगर ध्यान में रखो मेंस में लिखने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर, राइट। कई बार बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है उसको लेकर। फिर हमने ये अथॉरिटी के बारे में बात करी, नीरा के बारे में, नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी, जो जितनी भी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर उनको मॉनिटर करने का इस अथॉरिटी का काम होता है। बस दैट्स इट। तो ये था पूरा वाला टॉपिक, मैंने अच्छे से आपका कवर कराया। होपफुली आपको पूरी चीज क्लियरली समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है नमस्ते स्कीम। तो रीसेंट गवर्नमेंट का डेटा आता है, 3000 से भी ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज जो इंडिया के अंदर है वहां से डेटा उठाया गया और ये डेटा बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 92% जो सैनिटेशन वर्कर्स जो हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवेज एंड सेप्टिक टैंक्स से में एसोसिएटेड थे वो SC ST और OBC कम्युनिटी के हैं। मतलब सिंपल शब्दों में जो लोग नालियां साफ करते हैं तो वो 92% लोग बैकवर्ड कम्युनिटी के नजर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आज भी सोसाइटी में जॉब जो है नाली साफ करने की और इस प्रकार की जॉब, सैनिटेशन से रिलेटेड जॉब्स, वो पिछड़े कम्युनिटी को जो है वो दी जा रही है, या पिछली कम्युनिटी को आप ये कह सकते हैं कि फोर्स किया जा रहा है कि वो इसी जॉब में इन्वॉल्व रहे। ये भी हो सकता है, यस, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेटा जो है वो गैदर किया गया नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी कि नमस्ते प्रोग्राम के तहत। तो नमस्ते प्रोग्राम थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म नमस्ते प्रोग्राम क्वेश्चन आ सकता है किससे रिलेटेड है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मैनुअल क्लीनिंग जो है उसको एलिमिनेट करना, कि नाली वगैरह जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो मैनुअली हाथ से साफ ना करे, क्योंकि ऐसा जब करते हैं तो उससे निकलती काफी सारी टॉक्सिक गैसेस, हार्मफुल गैसेस, जो व्यक्ति की जब बॉडी के अंदर जाती है तो उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, राइट। और सैनिटेशन वर्कर जो है उनके उद्धार पर, उनके वेलफेयर पर जो है वो फोकस करने पर काम करता है नमस्ते प्रोग्राम। क्लियर, समझ में आया कि नमस्ते प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। तो 2019 और 2023 के बीच का डेटा सामने लाया गया तो उसमें बताया गया कि 377 लोगों की जान गई है सीवेज और सेप्टिक टैंक क्लीन करने के कारण। सोचिए आप, आज की स्थिति में भी हम लोग को रीसेंट पास्ट के ही ये आंकड़े नजर आ रहे हैं कि लगभग 400 लोग मरे, आप ऐसा ध्यान में रखिएगा। तो नमस्ते प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सैनिटेशन वर्क जो होना चाहिए वो मैकेनाइज्ड होना चाहिए, मशीन्स के थ्रू होने चाहिए। सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो ऑफर करनी चाहिए, जितने भी वर्कर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करो, राइट, जिससे कि उनको आप ट्रांसफॉर्म कर सको सैनिप्रेन्योर्स या फिर सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर वर्कर्स को, यानी कि वर्कर्स को अपग्रेड करो। इसके अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसको डिफाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ह्यूमन वेस्ट को जो है वो सीवेज से, लैट्रीन से या दूसरे अनसैनिटरी स्पेसेस से निकालते हैं हाथ से, तो वो बैंड है ये वाली प्रैक्टिस। और किस कानून के तहत बैंड है, तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, इस कानून के तहत उसको बैन किया गया है। हजार्डस क्लीनिंग का मतलब यह है कि किसी भी सीवेज या सेप्टिक टैंक में आप बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर यानी कि बिना मास्क, बिना ग्लव्स के जब नीचे उतरते हैं तो उसको बोलते हैं हजार्डस क्लीनिंग। नेक्स्ट, जैसे ही नमस्ते प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये 3326 अर्बन लोकल बॉडीज में किया गया और 38,000 सैनिटेशन वर्कर्स
को जो है आइडेंटिफाई किया गया। मिनिस्ट्रीज के प्रयास के बावजूद भी आज की रेट में भी बताया जाता है कि एक्चुअल नंबर वर्कर्स के इंडियन सिटीज में 10,000 से भी ज्यादा है। स्टेट के पार्टिसिपेशन की बात करें तो 12 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें केरल और राजस्थान ने जो है वो अपनी पूरी प्रोफाइलिंग आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर ली। बट आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी स्टेट अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, प्रोफाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं सैनिटेशन वर्कर्स की। तमिलनाडु और ओडिशा जैसी स्टेट जो है उन्होंने अपना खुद का सैनिटेशन प्रोग्राम जो है वो चूज किया है। नमस्ते प्रोग्राम के तहत सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि हेल्प किया जा सके सैनिटेशन वर्कर को, कि सैनिटेशन वर्कर जो है वो सैनीप्रेन्योर्स जो है वो बन सके या सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर जो है वो बन सके। 2024 तक लगभग 2.26 करोड़ जो है वो डिसबर्स किए गए, जिससे कि उनको ऑल्टरनेटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स वो अपना ओपन कर सके। चैलेंजेस जो है वो क्या है आज की डेट में, कि क्यों मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी हो रही है, क्यों इससे रिलेटेड लगभग 400 लोग अभी रिसेंट पास्ट में मरे हैं। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव हमें कास्ट के आधार पर देखने को मिलता है कि जो पिछड़ी कम्युनिटी है, स्पेशली दलित, तो इनको फोर्सफुली, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो इनको फोर्सफुली मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी में ही जाना पड़ता है। इलीगल होने के बावजूद भी सोशल स्टिग्मा इसके साथ अटैच्ड है इन कम्युनिटीज के साथ, तो इसलिए उनको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो इसलिए फोर्सफुली उनको सैनिटेशन वर्क ही जो है वो करना पड़ता है। फिर ये जो कानून जो 2013 का हमने डिस्कस किया, मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रिवेंट करने का कानून था, प्रोहिबिट करने का कानून था, बैन करने का कानून था, तो वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इवन प्रशासन भी जो है उस पर कड़ी निगरानी नहीं कर रहा है, उस पर एक्शंस नहीं ले रहा है, तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त जो है वो नहीं है, इसलिए मैनुअल स्कैवेंजिंग वाले केसेस देखने को मिलते हैं। मॉडर्न सीवेज सिस्टम की कमी हम लोग को काफी सारी कंट्री के काफी सारे पार्ट्स में देखने को मिलती है, इसलिए वर्कर्स को जो है वो नाली के अंदर उतर कर उसकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉपर मशीनरीज नहीं है। फिर और भी क्या क्या बैरियर्स हैं, तो जो गरीबी जो हम लोग को देखने को मिलती है वो तो सबसे बड़ा बैरियर होता है। गरीबी जो होती है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग कम्युनिटीज जो यानी कि जो साफ सफाई करते हैं उनके लिए और स्थिति डिफिकल्ट बना देती है। तो गरीबी है, उनको काम करना है, दूसरा काम उनको मिल नहीं रहा, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट उनको जो है वो नहीं मिल रहा, राइट। तो इसलिए वो इस पर्टिकुलर ट्रैप में फंस जाते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है मैनुअल स्कैवेंजिंग करने के अलावा। बच्चे जो होते हैं मैनुअल स्कैवेंजर के, उनको भी बुली किया जाता है, स्कूल से उनको कई बार निकाल दिया जाता है, कई बार उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बचती नहीं है, फिर अगेन उनको इसी सर्कल में जो है आ जाना पड़ता है, जो पिताजी कर रहे हैं वही बच्चों को करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ने सर्वे किया, बट उनके पास प्रॉपर डेटा एक्चुअल में है नहीं मैनुअल स्कैवेंजर से रिलेटेड। अभी हमें देखने को मिला कि 3,000 के आसपास का डेटा नजर आ रहा है, बट एक्चुअल रियलिटी है 10,000 से ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर हमारे संविधान के अंदर भी आप आर्टिकल 14 की बात करो, आर्टिकल 16 की बात करो, आर्टिकल 21 की बात करो, तो इसमें भी एक ही चीज पर जिक्र किया गया है कि भाई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर 2013 का कानून PEMSR, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसने बैन किया हुआ है और कहा है कि भाई स्किल्स डेवलप की जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए मैनुअल स्कैवेंजर्स को, जिससे कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लाया गया, काफी सारे इनिशिएटिव जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, तो ये सब प्रयास जो है वो किए सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए। अब फ्यूचर में क्या स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, तो कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता है। कमिटीज जो है वो बनाई जाए, जो बेसिकली अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो, और जिनका प्रयास होना चाहिए कि सभी स्टेट्स के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करना, एबॉलिश करना, खत्म करना। फंडिंग जो है वो लाई जाए, जिससे कि और बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किए जा सके, मशीनरी जो है वो लाई जा सके क्लीनिंग के लिए, जिससे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग ना हो, लोगों को नाली में उतरकर जो है वो सफाई करने की जरूरत ना पड़े। और इसके अलावा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो लेकर आओ, जैसे कि मनरेगा स्कीम, इसके थ्रू जो है वो मैनुअल स्कैवेंजर्स को जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ, राइट। एक बार मैं चीजें रिकॉल करवा देता हूं, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। ये सरकार का डेटा जो था वो 3800 का नहीं था, सॉरी मिस्टेक हुई है, 38,000 का डेटा था। और ये कहा गया कि 1 लाख से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स जो है वो हमारे यहाँ पर हैं, मतलब सरकार ने बहुत कम डेटा जो है वो कलेक्ट किया। जो मैं अभी आपको डेटा की बात कर रहा था ना, वो 3800 शायद मैंने बोल दिया था आपसे, वो 38,000 का डेटा है जो सरकार ने कलेक्ट किया, बट एक्चुअल में
1 लाख से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स हमारे यहाँ पर नजर आते हैं। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं नमस्ते प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि नमस्ते प्रोग्राम क्या है, तो उसका फुल फॉर्म सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिएगा, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम प्रोग्राम। मेन ऑब्जेक्टिव यही है, मैंने आपको बता दिया कि सैनिटेशन वर्कर्स का उद्धार करना और पूरी तरह से जो लोग नाली में उतरकर हाथ से साफ सफाई करते हैं, जिसको मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं, उसको एलिमिनेट करना। अब नमस्ते प्रोग्राम के साथ हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखने को मिलती हैं, जो मिलकर काम करती हैं। और एक कानून भी है 2013 का, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। इस कानून के तहत ही मैनुअल स्कैवेंजिंग को डिफाइन किया गया। और सरकार ने जब से ये नमस्ते प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है, तो लगभग बताया जा रहा है कि 38,000 सैनिटेशन वर्कर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट, कि उनको इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। बट कंट्री के अंदर 1 लाख से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स हैं। फिर कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, ओडिशा, इनके खुद के प्रोग्राम्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और 2024 में लगभग 2.26 करोड़ रुपीस जो है वो डिसबर्स किया गया है बेनिफिशियरी को हेल्प करने के लिए नमस्ते प्रोग्राम के तहत। काफी सारे चैलेंजेस मैनुअल स्कैवेंजर्स फेस करते हैं, जैसे कि सोसाइटी के अंदर भेदभाव का चैलेंज, प्रॉपर तरीके से कानून लागू नहीं हो रहा, प्रॉपर मशीनरी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट। फिर इसके अलावा कुछ बैरियर्स ये भी होता है कि वर्कर्स के लिए या वर्कर्स के बच्चों के लिए ऑल्टरनेटिव वो नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कई बार उनको बुली कर दिया जाता है और इसलिए वो फिर उसी वर्क साइकिल के ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर सरकार के पास भी पर्याप्त डेटा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सारी चीजें हैं, आर्टिकल 14, 16, 21, जो एक ही बात करती है कि कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार कानून भी 2013 में लेकर आई थी मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करने के लिए। और भी काफी सारे सरकार इनिशिएटिव लेकर आई, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जैसे सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज हो गया, राइट। तो फ्यूचर में आपस में स्टेट्स के बीच में पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। नई टेक्नोलॉजी लेकर आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, दैट्स इट। तो आई होप कि जो पूरी चीज मैंने आपको पढ़ाई वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई है और याद भी हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है यार कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फूड वेस्ट हो रहा है। एक तरफ लोग फूड वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों के पास खाने के लिए खाना ही नहीं है। यस। तो एक छोटा सा सजेशन है आप सभी लोगों के लिए, वैसे आप करते नहीं हुई बात मुझे पता है, फूड वेस्ट, बट खाना उतना ही लो जितनी रिक्वायरमेंट है, राइट। कई बार मैंने देखा यार, इवन मैं भी जब जाता हूँ ब्यूरोक्रेट्स के साथ पार्टी वगैरह करने, तब मैं देखता हूँ कि टेबल पे वो हर आइटम्स मंगा लेते हैं। अब वो मंगाते नहीं है, वो एक्चुअली रहता भी यार, जब एक आईएएस आईपीएस की रैंक पे जब जाओगे आप, एसडीएम डीएसपी जब बनोगे, तब आपको पता लगेगा कि सिचुएशन क्या होती है। आप जैसे ही वहां पर जाओगे ना, किसी भी रेस्टोरेंट में, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या ऑर्डर करना है, आपके साथ सामने पूरा 56 भोग जो है वो लगा रहेगा। होता ही है, मैं कई बार ब्यूरोक्रेट के साथ बैठता हूँ, जैसे ही एंटर करते हैं तो थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली सामान आने लगता है। उनको पसंद है कि नहीं, उनकी चार प्रकार के तो सूप आ जाते हैं। अब उन चार में से वो एक सूप पीते हैं। अब वो 3 सूप या तो फेंकेगा, तो शायद किसी ने खा लिया तो अच्छी बात है, वरना मैक्सिमम मैंने देखा है कि रात में 2-2, 3-3 बजे फिर कौन खाएगा भाई, फेंकता ही है पूरा खाना। बाल्टी बाल्टी भर के मैंने देखा हुआ है कि खाना फेंकते एक टेबल से, सिंगल एक टेबल से, सोचिए आप। और वो भी इस टेबल में ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, हार्डली 8-10 लोग बैठे हुए हैं, और बाल्टी बाल्टी भर के खाना फेंक रहा है, सोचिए आप। एक तरफ इंडिया के अंदर लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, दूसरी तरफ लोग फेंक रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। तो 29 सितंबर पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखिएगा, पूरे दुनिया भर में फूड लॉस एंड वेस्ट जो है वो 30% फूड प्रोडक्शन का बताया जा रहा है। ये फैक्ट याद रखेंगे आप। इंडिया के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा है, मतलब जब जैसे ही फसल की कटाई होती है उसके बाद लॉस काफी ज्यादा हो जाता है, और इसमें अर्जेंट मेजर्स लेने की आवश्यकता है फूड लॉस एंड वेस्ट को रोकने के लिए। तो फूड लॉस एंड वेस्ट को अगर डिफाइन करें तो इसका मतलब यही है कि ऑब्वियस ही बात है कि फूड तो वेस्ट हो ही रहा है, इससे न्यूट्रिशन वैल्यू भी जो है सप्लाई चेन के दौरान वो भी लूज हो रही है, क्योंकि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनएफिशिएंसी है, या नेचुरल डिजास्टर जब हो जाता है किसी भी आपदा के कारण। जैसे आज की डेट में नेचुरल डिजास्टर आप क्लाइमेट चेंज को भी मान सकते हो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण फसलें खराब हो रही है, ड्रॉट, फ्लड, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है,
सामान मार्केट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो गया, तो ये फूड लॉस हो गया। फूड वेस्ट, वेस्ट मतलब रिटेल और कंज्यूमर लेवल पर, जब घर की प्लेट से खाने से जब खाना जो है वो खराब हो गया तो उसको फूड वेस्ट कहते हैं। फूड लॉस मतलब खेतों की बात हो रही है, फूड वेस्ट मतलब हमारी प्लेटों की बात हो रही है। और वेस्टेज के अंदर फूड लॉस, फूड वेस्ट दोनों ही आता है। तो हम लोग को ये दिन जो देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर जो मनाया जा रहा है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 29 दिसंबर डिसाइड किया गया कि हम मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, कि भाई अवेयर करेंगे लोगों को कि फूड वेस्ट मत करो। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12.3 से एसोसिएटेड है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि 2030 तक फूड वेस्ट और फूड लॉसेस को जो है वो 50% तक रिड्यूस कर देना। और क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने में भी ये हेल्प करेगा अगर हम फूड वेस्ट नहीं करेंगे तो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी इन्हीं से रिलीज होता है, फूड लॉस एंड वेस्ट के कारण। क्योंकि इनमें भी कार्बन कंपोनेंट्स होते हैं, जब ये सड़ते हैं तो कार्बन जो है ये रिलीज करते हैं। क्योंकि आपने थोड़ा बहुत एनवायरमेंट अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हमारी जनरल स्टडीज की क्लासेस से पढ़िएगा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन होता है, और यही कार्बन जब एनवायरमेंट में रिलीज होता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। पूरे दुनिया भर में फूड लॉस एंड वेस्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 29% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन जो है वो फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रही है, भुखमरी की प्रॉब्लम फेस कर रही है। और 1.3 बिलियन टन जो है फूड हर साल वेस्ट हो रहा है। सोचो आप, कार्बन फुटप्रिंट जो है फूड वेस्ट का वो 3.3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का बताया जा रहा है। और 28% पूरे दुनिया भर के एग्रीकल्चरल लैंड और 38% पूरे दुनिया भर के फूड सिस्टम एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। मतलब बेकार जा रहा है 28% पूरे दुनिया भर का एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि वेस्ट हो रही है। 38% फूड सिस्टम एनर्जी वेस्ट हो रही है। फूड वेस्ट को जब हम जमीन में दफना देते हैं तो मीथेन बन जाता है, जो कि अगेन एक ग्रीन हाउस गैस है, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन में कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो 2022 का एक सर्वे हुआ था, नैपकॉन सर्वे, तो उसमें बताया कि इंडिया के अंदर 1.53 लाख करोड़ यानी कि 18.5 बिलियन यूएस डॉलर इतने अमाउंट का खाना जो है बर्बाद होता है हर साल। 12.5 मिलियन मेट्रिक टन सीरियल्स बर्बाद होते हैं। 49.9 मिलियन मेट्रिक टन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। हमारे यहां पर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, इसके कारण भी बहुत लॉस होता है, स्पेशली पेरिशेबल कमोडिटीज में। पेरिशेबल कमोडिटीज जैसे कि टमाटर, आप खेत से टमाटर लेकर आए, टमाटर अगर आपने फ्रिज में रख दिया तो ज्यादा दिन चल जाएगा, डाइनिंग टेबल में रख दिया तो कुछ दिनों बाद सड़ जाएगा। तो ये होती है पेरिशेबल कमोडिटी, जिनकी लाइफ जो होती है कम रहती है। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, फूड वेस्टेज के कारण हमें देखने को मिल रहा है, या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके कारण किसान की इनकम भी लूज हो रही है। किसान ने मेहनत तो करी बट उसका रिटर्न उसको नहीं मिल पाया, क्योंकि सड़ गया, पूरा मार्केट तक पहुंचा ही नहीं। दूसरा, फूड की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम, लोग आज भी भूखमरी से मर रहे हैं और एक तरफ खाना जो है वो बर्बाद हो रहा है। इंडियन हाउस होल्ड जनरेट करता है लगभग 50 किलो फूड वेस्ट पर कैपिटा एनुअली। सोचो, हर साल एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर 50 किलो तक खाना बर्बाद कर रहा है। 68.76 मिलियन टन फूड जो है वो इंडिया के अंदर वेस्ट हो रहा है। कई बार इवेंट्स होते हैं, राइट, लैविश इवेंट्स, जिसके बारे में भी आपको बता रहा था, बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, ये होता है वो होता है, तो उसके कारण तो और खाने की बर्बादी होती है। लोग अनलिमिटेड के नाम पर अपनी प्लेटों में भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, और बस शादी पार्टियों में देखिएगा, लोग प्लेट में भर भर कर जो है वो पूरा सामान ले लेते हैं, इतना पहाड़ बना लेते हैं चावल का, और ये वो इधर उधर सब कुछ रख लिया और खाई बस हल्की हल्की सी चीजें और बाकी डस्टबिन में फेंक दिया। देखा होगा आपने कई बार, आई हैव सीन मेनी टाइम्स। स्टाइल में चाउमीन लिया, जाके 2 चम्मच खाया, फेंक दिया। क्या दिखाने के लिए, क्या, अरे वी ओनली टेक 2 स्पून, दैट्स इट। अरे भाई, तुझे 2 स्पून लेना था दूसरे की प्लेट से ले लेता यार।
या एक प्लेट में 2 लोग 3 लोग मिलके खा लेते हैं? आपने नुकसान खाने का तो किया ही किया, उसका भी कर दिया बेचारे का कि जिसकी पार्टी थी उसका भी तो नुकसान है पर प्लेट सिस्टम के हिसाब से। मत लेते भाई, तुझे नहीं खाना तो। शादी में तो प्लेट सिस्टम होता है, वही गिनी जाती है। एनीवेज, आगे की चर्चा करें। मैकेनाइज हार्वेस्टिंग, जिसमें कंबाइन हार्वेस्टर्स का उपयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, ये लॉसेस को जो है वो कम करती हैं। स्टेट जैसे कि पंजाब, यहां पर 97% पैडी फार्मर जो है वो ऐसे इक्विपमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं, बिहार के अंदर मात्र 10%। तो भाई अब हार्वेस्टर्स, अच्छी मशीनरीज का इक्विपमेंट्स को यूज करोगे तो लॉसेस कम होंगे। फिर हमारे पास स्टोरेज नहीं है प्रॉपर, सन ड्राइंग, इसलिए फूड जो होता है वो उसमें मॉइस्चर लग जाता है, खराब हो जाता है, कई बार चूहे अटैक कर जाते हैं, दीमक पड़ जाती है, फफूंद जो है वो पड़ जाती है। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को यही देखने को मिलता है कि स्टोरेज कैपेसिटी को 17 मिलियन मेट्रिक टन 5 सालों के अंदर अंदर जो है वो बढ़ाना, जिससे कि अगर स्टोरेज कैपेसिटी 70 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ज्यादा स्टोर कर पाएंगे सेफली और फूड लॉसेस को बचा पाएंगे। अब सोल्यूशन क्या है फूड लॉस एंड वेस्ट को कम करने का? तो आप मैकेनाइजेशन प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, ये हेल्प करेंगे स्मॉल फार्मर्स को कि स्मॉल फार्मर्स के पास मशीनरी मिल सके, चाहे वो भाड़े में मिल सके या वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर मशीनरी उठा लें, जैसे कि सोलार ड्रायर्स, थ्रेशर्स, जिससे कि फूड लॉस जो है वो बचाया जा सके। स्टोरेज और पैकेजिंग को अपग्रेड करो। हर्मेटिक बैग्स और सोलार ड्रायर्स ये रिप्लेस कर सकते हैं जूट सैक्स को, और जूट सैक्स में मॉइस्चर लग जाता है, कई बार चूहे अटैक कर देते हैं, तो उसकी जगह हर्मेटिक बैग्स लेकर आओ, सोलार ड्रायर्स लेकर आओ। ये टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कराती है करंट मेथड के कंपैरिजन में। वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल जो है वो बनाओ, तैयार करो, अडॉप्ट करो पूरे दुनिया भर के स्टैंडर्ड्स को कि पूरे दुनिया भर में क्या प्रैक्टिसेस की जा रही हैं जिससे कि फूड लॉस एंड वेस्ट को जो है वो रिड्यूस किया जाए पूरे सप्लाई चेन में। फूड वेस्ट को जो है वो रिसाइकल करो, उससे खाद बना लो या बायोगैस बना लो, जो कि एक सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा। आजकल तो एक अच्छा सोल्यूशन मुझे पता लगता है कि कुछ एनजीओ है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कहीं पर भी फूड वेस्ट होता है तो आप उनको कॉल करके बुला लो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो आते नहीं है यार कई बार। जैसे कुछ एनजीओ जो है वो डॉग्स वगैरह के लिए, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए जो होते हैं कि वो उनके लिए हेल्प करते हैं, तो कहीं पर भी खाना अगर एक्सेसिव मात्रा में होता है तो उसको ले जाते हैं कि जो लोग खा सके एनिमल्स, और उनको लेकर फिर उनको दे दिया जाता है। बट ये आते नहीं है, इनिशियल पीरियड में तो इनका बहुत जोर शोर से काम करते हैं, बट जैसे ही वो थोड़ा सा पुराना होता है ठप पड़ जाते हैं। अब ठप इसलिए भी पड़ते हैं यार, फंडिंग नहीं मिलती उनको बेचारों को। तो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स बनाओ, जो मैंने भी आपको बता दिया। रिसाइकिल करो फूड वेस्ट को, सोल्यूशंस बनाओ। रीडिस्ट्रीब्यूट करो सरप्लस फूड को, अगर भाई खाना ज्यादा मात्रा में है, इवेंट्स में आ जाता है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना यार। खाने को वेस्ट क्यों जाने दे रहे हो? किसी न किसी के पेट में तो जाए, वो खराब होने से बेहतर है। कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो, राइट, कि भाई लोग जो है वो उतना ही अपनी प्लेट में लें जितना रिक्वायरमेंट है, भाई फालतू में वेस्ट ना करें। जैसे मेरे साथ होता है, मैं आपको जनरली अपने बारे में बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि यार हम जैसे फूड ऑर्डर कर लेते हैं रेस्टोरेंट में और बच जाता है यार, कई बार होता है, मेरे साथ भी पर्सनली होता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ दूध का धुला हूं और एकदम आपको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे साथ भी होता है। बट हाँ, मैं एक प्रैक्टिस जरूर कर लेता हूँ। मैं रेस्टोरेंट को बोलता हूँ कि भाई इसको पैक करो। हाँ, अगर मेरी पार्टी है तो, दूसरे की पार्टी होती है तो मैं उनको सजेशन दे देता हूँ, और कई बार सजेशन इग्नोर भी कर दिया जाता है। अब क्या बोले, लोग बोलते हैं कि यार वो रेस्टोरेंट वाले देख लेंगे यार, छोड़ो अपन कहाँ जाएंगे देने। बट मैं अगर पर्सनली मेरी टेबल रहती है तो मैं तो यही करता हूँ भाई कि खाने को पैक कराया, और आपको मंदिर के आसपास जो है गरीब लोग दिख जाएंगे, उनको दे दो। या कुछ ऐसा अगर फूड आइटम आपके पास है जो एनिमल्स खा सकते हैं तो आप स्ट्रीट एनिमल्स को दे दो। तो ये चीज करनी चाहिए। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी इस आर्टिकल के अंदर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, ये कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को, याद रखिएगा। पूरे दुनिया भर में 30% फूड प्रोडक्शन का जो है वो फूड लॉस और वेस्ट में शामिल हो रहा है, ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
हमने देख लिया फूड लॉस का मतलब क्या होता है, फूड वेस्ट का मतलब क्या होता है। लॉस मतलब एग्रीकल्चर से लॉस हो रहा है, फूड वेस्ट मतलब हमारी प्लेट से वेस्ट हो रहा है। सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को जो है वो रिकॉग्नाइज किया कि 29 सितंबर को जो है वो अवेयर किया जाएगा लोगों को। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 जो बोलता है कि 50% फूड वेस्ट और लॉसेस को जो है वो रिड्यूस करना है 2030 तक, तो ये 12.3 नंबर गोल हम लोग को देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि पूरे दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो फूड सिक्योरिटी का इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। 29% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन जो है भुखमरी की सिचुएशन में है। एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, मीथेन एमिशन हो रहा है, राइट। फिर इसके अलावा इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो इंडिया को बहुत नुकसान हो रहा है। 1.53 लाख करोड़ का हर साल नुकसान होता है फूड लॉस और वेस्ट के कारण। हमारे यहाँ स्टोरेज इशू का प्रॉब्लम है, इसलिए काफी सारी कमोडिटीज मार्केट में आने से पहले ही खराब हो जाती हैं। कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा वेस्ट करता है, 50 किलो एक व्यक्ति हर साल इंडिया के अंदर जो है वो खाना बर्बाद कर रहा है। ठीक है, लेविश इवेंट में तो और खाना बर्बाद होता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर मशीनरीज नहीं है किसानों के पास। एक एग्जांपल देखा गया, पंजाब के अंदर अच्छी मशीनरीज है, अच्छे हार्वेस्ट कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, तो उसके कारण लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। फिर हमारे पास स्टोरेज अच्छे नहीं है, राइट, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम वगैरह हमारे पास नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है, अच्छी मशीनरी लेकर आओ, अपग्रेड करो स्टोरेज और पैकेजिंग को, राइट, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स लेकर आओ, प्रोटोकॉल्स लेकर आओ, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। ज्यादा खाना बन गया है तो उसको भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो, दैट्स। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी, राइट। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ से रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2022-2023 के लिए, राइट। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट यानी कि जहां पर रोजगार कितने लोगों को मिला है, तो 12 ईयर हाई हो गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफी तेजी से बढ़ा है, यानी कि लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाई है और पैसा भी बढ़ाया है। और ये बेसिकली बताया जा रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद एक रिकवरी नजर आ रही है। ये डेटा जो है वो एक हम लोग को डेटा प्रोवाइड करा रहा है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी और फ्यूचर पर्सपेक्टिव उसका किस प्रकार से नजर आ रहा है। सो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के बारे में बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, तो बताया जा रहा है कि 7.5% से 1.82 करोड़ 2022-2023 में हुई है 1.72 करोड़ से। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.5% एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई है, ग्रोथ हुई है। मतलब अच्छे खासे लोगों को जो है वो नौकरियां मिली है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। उसका रीजन है, आपको पता है कि सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान, सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार की, राइट। तो ये सब प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो सरकार की चली हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो है उनको सपोर्ट करने से रिलेटेड, तो उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर दिया है। और हाईएस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले 12 साल में अब नजर आ रही है, ये आंकड़ा बता रहा है। इनमें से फैक्ट्रीज जो फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, बेसिक मेटल्स, अपैरल, मोटर व्हीकल्स, राइट, तो इनने बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है इन इंडस्ट्रीज में। फिर इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बढ़ गया है 7.3% से 21.97 लाख करोड़ हुआ है 2022-23 में, कंपेयर टू 20.47 लाख करोड़। तो ये सब आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि ग्रॉस वैल्यू एडेड और आउटपुट भी काफी अच्छा बढ़ा है। इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी कि इंडस्ट्री से प्रोडक्ट जो रिलीज निकलते हैं वो भी बढ़ गए हैं, ग्रोथ उसमें 24.4% की देखने को मिली है और 21.5% का आउटपुट देखने को मिला है। इंडस्ट्रियल इनपुट भी बढ़ा है, आउटपुट भी बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है। रॉ मटेरियल्स की संख्या भी बढ़ी है, फिनिश गुड की संख्या भी बढ़ी है। तो ग्रोथ किस कारण हुई है, तो इंडस्ट्रीज जिसमें ग्रोथ हुई है जैसे कि बेसिक मेटल, पेट्रोलियम, फूड, केमिकल, मोटर व्हीकल्स, 58% टोटल आउटपुट इन्हीं इंडस्ट्रीज का नजर आ रहा है। तो ये इंडस्ट्रीज ने जो है वो ग्रोथ दिखाई है, और ग्रोथ किस कारण बढ़ी है, तो उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया, सरकार की पॉलिसीज के कारण। काफी सारी फैक्ट्री जो है वो बड़ी है, 2.49 लाख 2021-22 में थी और 2.53 लाख हो गई है 2022-23 में। पैंडेमिक के बाद फैक्ट्रीज की पूरी रिकवरी हम लोग को नजर आ रही है। टॉप 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट करी, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में नजर आई।
ग्रॉस वैल्यू एडेड के मामले में महाराष्ट्र लीड करती है, फिर उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश देखने को मिलती है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जो कि एक इंडिकेटर हम लोग को देखने को मिलता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, वो भी बढ़ा है, यानी कि पैसा लगाया है लोगों ने इंडस्ट्रीज में 77% तक, 5.85 लाख करोड़ हो गया 2022-23 में। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ा है 781.6%, जो 2.68 लाख करोड़ हुआ है। इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि देखो सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव था इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना, ट्रांजिट करना, जो सक्सेसफुली पॉसिबल हो पा रहा है, अचीव हो पा रहा है। उसी का तो रिजल्ट देख रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। तो एम्प्लॉयमेंट जो इनफॉर्मल सेक्टर में है वो गिर गई है, 1.5% ड्रॉप हो गई है। तो ये एक प्रकार से अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हम लोग को एम्प्लॉयमेंट का देखने को मिल रहा है। ये तो लिखा भी है, ये शिफ्ट हो गया फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। एवरेज एमोल्यूमेंट्स पर पर्सन वो भी बढ़ गया है 6.3%, मतलब कि लोगों को पैसा जो है वो और बढ़ा है, मतलब वर्कर के कंपनसेशन भी जो है वो इंक्रीज हुए हैं, हाई हुए हैं। अब कुछ अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिल रही है। अपॉर्चुनिटी तो यही है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों साइड से देखने को मिल रही है, तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूली ग्रो करेगा। इंडस्ट्रीज जैसे कि केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ने अराउंड 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूट किया है और करती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है एक्सपोर्ट प्रोवाइड कराने में और कंट्री की ग्रोथ में। ग्लोबल वैल्यू चेन में शिफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वैल्यू चेन को जो है वो एशिया के अंदर, ग्लोबल साउथ के अंदर जो है वो टैप कर रही है। इसका मतलब यह है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में हमारा सामान जो है वो जा रहा है। बट चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुराना है। दूसरा, हमारे पास लेबर, स्किल्ड लेबर की कमी हम लोग को देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है, राइट, जिस पर काम करने पर फोकस किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चाइना से कंपटीशन, राइट। हम चाइना के काफी सारे प्रोडक्ट्स को वो इंपोर्ट कराते हैं रॉ मटेरियल के पर्पस के लिए, तो उस पर हमारी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। फिर सरकार के इनिशिएटिव, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, राइट, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ में जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि पीएम गति शक्ति, भारत माला, सागर माला, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को, लॉजिस्टिक सेक्टर को जो है वो इंप्रूव करना, जिससे कि जो ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो या शिपिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इंडिया के अंदर ही सामान बनाएं, लोकल सामान जो है वो बनाएं, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करें। हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो स्टैब्लिश किए, जहां पर इन्वेस्टमेंट लाया जाए और जहां पर जॉब जो है वो क्रिएट हो। फिर आगे हम लोग को किस चीज पर काम करना है, तो प्रॉब्लम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना है। इंडस्ट्री 4.0 को जो है वो अडॉप्ट करो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, राइट। 25% टू जीडीपी का गोल जो है वो हमें अचीव करना है 2026 तक, कि डिजिटल सेक्टर जो है वो जीडीपी का 25% जो है वो कंट्रीब्यूट करे। हम जो भी चीज बनाए, तैयार करें, उसका हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट करना है, उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तैयार करें चीजें। लोगों में स्किल्स नहीं तो स्किल डेवलपमेंट पर काम करें, फोकस करें। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो हमने इस पूरे टॉपिक में क्या चीज समझा, तो हमने सबसे पहली चीज ये समझी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एक रिपोर्ट लेकर आई है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री की रिपोर्ट, जिसने ये बताया कि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छी ग्रोथ करी है। अब किन किन एरियाज पर ग्रोथ हुई है, तो फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, बेसिक मेटल्स, अपैरल और मोटर व्हीकल्स ने अच्छी ग्रोथ करी है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी अच्छा हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा आया है, राइट। फिर इसके अलावा हमने देखा कि फैक्ट्रीज भी जो है वो काफी सारी ओपन हो गई इंडिया के अंदर, अच्छा, कोविड-19 से अपने अच्छी खासी रिकवरी कर ली। टॉप 5 स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिली वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राइट। महाराष्ट्र ने लीड किया है ग्रॉस वैल्यू एडिशन के मामले में। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आया है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मामले में। फिर हमने देखा कि अपॉर्चुनिटीज हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ये मिलती है कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है वो काफी स्ट्रांग हुआ है, एक्सपोर्ट से डिमांड बढ़ी है, डोमेस्टिक मार्केट से डिमांड बढ़ी है। फिर हमने हमें काफी सारे सेक्टर्स के एडवांटेज हम लोग को देखने को मिले। एमएसएमई ने काफी अच्छी ग्रोथ करी, ग्लोबल वैल्यू चेन्स की तरफ हमने शिफ्ट किया
कि दूसरी कंट्रीज हमें देख रही है, हमारे प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो जा रहे हैं। बट चैलेंजेस हमारे पास सबसे ज्यादा यही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, लेबर फोर्स में प्रॉपर स्किल्स नहीं है, इनपुट कॉस्ट हमारा काफी हाई है, लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी हाई हमारा हम लोग को देखने को मिलता है। चाइना से के साथ हम लोग को compete करना रहता है, तो उसके कारण भी प्रोडक्ट को सस्ता करना डिफिकल्ट बन जाता है। फिर सरकार के इनिशिएटिव्स लाए गए जिसने काफी हेल्प करी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में, जैसे PLI स्कीम हो गई, PM गति शक्ति हो गई, भारत माला हो गया, सागर माला हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने स्टैब्लिश किए। और आगे चल के हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करना है, स्पेशली लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर डिजिटलाइजेशन पर फोकस करना है, डिजिटल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर काम करना है, क्योंकि फ्यूचर वही है, राइट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ पर फोकस करना है, स्किल डेवलप करना है लोगों की। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। आगे की टॉपिक के बारे में बात करें तो रिसेंट हम लोग को देखने को मिला कि एक रिकॉर्ड आता है वार्मिंग का 2023-2024 में, गर्मी का। तो पूरे दुनिया भर में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी जो है वो बढ़ गई है। मतलब जो थ्रेशोल्ड था, किसका थ्रेशोल्ड था ये 1.5 डिग्री सेल्सियस? पेरिस एग्रीमेंट का। हालांकि उनका था कि सेंचुरी के एंड तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है, बट 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया प्री इंडस्ट्रियल एरा से। सोचिए आप, मतलब दो दो या 3 साल पहले, सॉरी 2020 में, 2020-21 की न्यूज थी, मुझे यहां तक याद आ रहा है, 1.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो गया था। 1.15 डिग्री सेल्सियस। और अब देखिए न्यूज ये आ गई है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया है 2023-2024 में। सोचिए, ये न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। आगे की चर्चा करें तो ये जो गर्मी बढ़ी है ये किस कारण बढ़ी है? अनप्रिडिक्टेबल वेदर इवेंट्स के कारण, जिसमें सीवियर हीट वेव्स आए हैं, साइक्लोन्स आए हैं, फ्लड्स आए हैं, ड्रॉट आए, सूखा पड़ गया है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में वेदर और क्लाइमेट फोरकास्टिंग मॉडल्स के लिए, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि वेदर कैसा होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ही इस प्रकार का हो चुका है, क्लाइमेट चेंज ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि वेदर और क्लाइमेट फोरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं? तो पहले तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब धरती का एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गई हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण बढ़ी है। दूसरा, जैसे ही ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, राइट, तो वो वेदर प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी को रिड्यूस करता है। हर 1 डिग्री सेल्सियस जो गर्म हो रहा है उसके कारण फोरकास्ट एक्यूरेसी जो है वो लगभग एक दिन जो है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इधर उधर हुआ तो फोरकास्टिंग एक दिन हम पीछे हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अफेक्ट कर रही है मॉडल्स की एबिलिटी को कि एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सके एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि हीट वेव्स, हुरिकेन्स, मानसून। एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स में क्या चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है? हाई टेम्परेचर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है स्मॉल स्केल सर्कुलेशन, जैसे कि जिसको हम लोग एडीज बोलते हैं, उसकी ग्रोथ को एटमॉस्फेयर के अंदर। कि विंड, भाई पूरा विंड का गेम होता है लो प्रेशर हाई प्रेशर के ऊपर बेस्ड होता है। विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो हल्का सा भी टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो विंड मूव करने लगेगी, और विंड मूव करेगी तो प्रिडिक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। प्रिडिक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल। फास्ट ग्रोइंग एडीज, इतनी तेजी से जो स्मॉल स्केल में सर्कुलेशन जो बढ़ता जा रहा है, वो फोरकास्टिंग को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। इनिशियल कंडीशन जो है वेदर मॉडल को जो बनाया गया, इनिशियल कंडीशंस के आधार पर जो मेमोरी सेट की गई है, जो स्टैंडर्ड सेट किया, वो खत्म हो गया। एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो ही नहीं पाएगा, स्पेशली उन क्षेत्र में जिससे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी है, क्योंकि स्टेबिलिटी वहां पर नजर नहीं आ रही ना। तो लॉरेंस का बटरफ्लाई इफेक्ट, तो माइनर चेंजेस जो थे टेम्परेचर के अंदर, ह्यूमिडिटी के अंदर, विंड के अंदर, तो वो वेदर फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी को इंपैक्ट कर सकते हैं। ये लॉरेंस की बटरफ्लाई इफेक्ट ने बताया था। वेदर मॉडल्स जो है एडवांस होने के बावजूद चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं। उनके आउटकम्स जो है वो सही नहीं आ रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, मतलब गड़बड़ा गए हैं उनके रिजल्ट्स। क्योंकि कोई भी मॉडल जो है वो हिस्ट्री के आधार पर जो है वो अपना रिजल्ट निकालता है कि पास्ट में कैसा है चीज है, बट आज की डेट में क्विकली हम लोग को चेंजेस नजर आ रहा है।
इससे प्रिडिक्टेबिलिटी हो नहीं पा रही है। नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न जो है जैसे कि एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशियन डायपोल, ये फर्दर चीजों को जो है वो अनप्रिडिक्टेबल बनाते जा रहे हैं। एक्यूरेट क्लाइमेट फोरकास्टिंग रिलाय करता है किस चीज के ऊपर? मैंने आपको बताया हाई क्वालिटी डेटा के ऊपर। इन डेटा की के में गैप्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली रिमोट रीजन में, तो और सटीक प्रिडिक्शन को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। ये डेटा के लिमिटेशन स्पेशली उन कंट्रीज में जैसे कि इंडिया, मॉनसून की एक्यूरेसी, एक्सट्रीम इवेंट्स फोरकास्ट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। सो फोरकास्टिंग का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो देखो, वार्मिंग जो गर्मी बढ़ती जा रही है 2023-2024 में, तो एक्सपेक्टेशन को इसने क्रॉस कर दिया है। बहुत तेजी से एल नीनो फिनोमिना का इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से बुरी स्थिति जो है वो एनवायरमेंट में नजर आ रही है, एटमॉस्फेयर में नजर आ रही है। वाइल्ड फायर्स हम लोग को देखने को मिल रही है, वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हुंगा, टोंगा हुंगा, हापाई इवेंट्स 2022 में, इसने और वार्मिंग जो है वो कर दी है और मेट्रोलॉजिस्ट को जो है वो काफी चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या मुझे बता सकते हो कैसे? जिसने वॉल्केनो का टॉपिक पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा, बट मैं एक स्टेटमेंट आपको देता हूँ, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताना। जब भी वॉल्केनो विस्फोट होता है, एक्सप्लोज होता है, वॉल्केनो का एक्सप्लोजन, तो वॉल्केनो का एक्सप्लोजन जब भी होता है, तब उस समय मेरा ये स्टेटमेंट ये है कि टेम्परेचर लेवल डाउन हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अब मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब करेक्ट क्यों है उसका आंसर आप बताएंगे कि क्यों टेम्परेचर लेवल जो है वो डाउन हो जाता है जब भी वॉल्केनो एक्सप्लोजन होता है। ये फिनोमेना देखते हैं, किसको पता है कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। फिर 2023 के मॉनसून सीजन जो था वो अनयूजुअल था, आपने देखा ही। रेनफॉल का पैटर्न बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं था। कई कई जगह पर फ्लड देखने को मिला, कई जगह पर सूखा देखने को मिला। प्रिडिक्शन भी जो था डेफिसिट मॉनसून के बावजूद भी, हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि मॉनसून कम होगा, बट ज्यादा हो गया। देखो, हमारा प्रिडिक्शन फेल हो गया। साइक्लोन एक्टिविटी जो है नॉर्थ इंडियन ओशियन के अंदर, ये भी वीक हो गई, जो एक्सपेक्टेशन किया था ला नीना ईयर के लिए। तो ये सब अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो हो रही है वो वार्मिंग के कारण हो रही है, गर्मी के कारण। तो सोचिए आप, क्लाइमेट चेंज का एक और पॉइंट आपको मिल गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण जितने भी वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं वो फेल हो रहा है। इसलिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखने के लिए जो है वो ऑप्शंस दे देता है। फिर इतने ज्यादा एडवांस वेदर मॉडल होने के बावजूद क्रिटिकल चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। क्यों? वार्मिंग। वेदर और क्लाइमेट प्रिडिक्शन जो है वो लगातार डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं वार्मिंग के कारण। साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं कि और वो मॉडल को बेहतर बनाए, डेटा और बेहतर उनके पास आए, जिससे कि ये सब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सके। टेक्नोलॉजीज लाई जा रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन इक्विप्ड विद सेंसर्स, इनको जो है वो लगाया जा रहा है, ड्रोन्स को जो है वो भेजा जा रहा है कि ड्रोन्स के माध्यम से एक्यूरेसी जो है वो फोरकास्ट की जा सके। तो प्रोग्रेस जो है वो की जा रही है। लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन आज भी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, बट शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, उसके लिए हम टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। क्लाइमेट प्रोजेक्शन का फ्यूचर जो है वो क्या है? तो क्लाइमेट प्रोजेक्शन जो कि प्रिडिक्ट करेगा लॉन्ग टर्म चेंजेस एमिशन सिनेरियो के आधार पर और दूसरे फैक्टर के आधार पर, ये अनसर्टिनिटीज फेस कर रहा है। ये अनसर्टिनिटी जो है वो क्यों आ रही है? बिकॉज वी डोंट नो कि कितना एमिशन जो है वो कंट्री कर रही है और जो डेटा प्रोवाइड कर रही है वो एक्यूरेट है भी कि नहीं है। मेन गेम होता है पूरा डेटा का, उसी के आधार पर तो पूरा प्रिडिक्शन होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी पे हम लोग जो है हालांकि जो है वो काम कर रहे हैं, राइट। यही बताया जा रहा है कि ये प्रिडिक्शन जो है वो नेक्स्ट डिकेड या 2 डिकेड्स का जो है वो कर सकता है, बट और उससे ज्यादा 50 सालों में टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा होगा उसका प्रिडिक्शन अभी तक उससे रिलेटेड मॉडल जो है वो नहीं बनाए, जिस पर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। तो ओवरऑल इस पूरे आर्टिकल में हमने एक ही चीज देखी कि सबसे पहली चीज तो ये देखा कि 2023-2024 में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे दुनिया भर का तापमान जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से आगे बढ़ गया है। पहली चीज ये आई। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम आज की डेट में फोरकास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम आकलन नहीं लगा पा, हम मतलब वो भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई किस तरीके का आने वाले समय में वेदर हो सकता है या किस प्रकार का मौसम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली एक दिन हम प्रेडिक्शन के पीछे हो जाएंगे, क्योंकि पूरा गेम होता है लो प्रेशर हाई प्रेशर का। और स्पेशली हमने एक टर्म देखा एडीज,
ये स्मॉल स्केल सर्कुलेशन होते हैं, हाई टेम्परेचर में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जब ये देखने को मिलेंगे, विंड चलती रहेगी कंटिन्यूअसली, तो प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या स्थिति होने वाली है। तो ये फास्ट ग्रोइंग एडीज जो है ये सिचुएशन को बहुत कॉम्प्लिकेट करती हैं, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और लॉरेंस बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है, तो ये भी आपने समझ लिया। इसका मतलब ये है कि हल्का सा भी चेंज अगर टेम्परेचर में होगा, ह्यूमिडिटी या विंड में होगा, तो उसके कारण से वेदर फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी को अफेक्ट होगा। अच्छे अच्छे मॉडल जो है डेटा की प्रॉपर कमी के कारण जो है वो फेल होते जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हम 10 साल या 20 साल का प्रेडिक्शन शायद कर सकते हैं अगर हम नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, सेंसर्स वाले, तो हम 10 साल 20 साल तक की प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। बट उससे ज्यादा प्रेडिक्शन करने के लिए साइंटिस्ट रिसर्चर को और रिसर्च जो है वो करनी पड़ेगी, R&D जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये था पूरा ओवरऑल आर्टिकल। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी, राइट। नेक्स्ट, सामाजिक अधिकारिता शिविर। तो सामाजिक अधिकारिता शिविर जो है ये ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ये आते हैं, याद रखिएगा। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि करेक्टिव सर्जरीज जो है वो में सपोर्ट करना, यानी कि किसी व्यक्ति को असिस्टिव असिस्टिव डिवाइस होती है ना, जैसे कि किसी व्यक्ति को चलने के लिए कुछ डिवाइस की आवश्यकता जो है वो पड़ती है, तो वैसी असिस्टेड डिवाइस देने से पहले उसकी करेक्टिव सर्जरीज पर फोकस करो। और ये स्कीम जो है वो असिस्टिव डिवाइस जो है वो ना ही सिर्फ लोगों को प्रोवाइड कराएगी डिसेबिलिटीज को, बल्कि सीनियर सिटीजन को भी प्रोवाइड कराएगी। तो ये है आधिकारिता शिविर, सामाजिक अधिकारिता आधिकारित शिविर, ठीक है। अब शस्त्र रामानुजन प्राइज। तो शस्त्र रामानुजन प्राइज जो है वो हर साल दिया जाता है। रामानुजन जी का नाम आ गया तो ऑब्वियस ही बात है, मैथमेटिशियन जिनकी उम्र 32 साल से कम की है या 32 साल की है, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। प्राइज जो है वो रामानुजन के काम से इंस्पायर होकर जो मैथमेटिशियन ने आउटस्टैंडिंग काम किया है मैथमेटिक्स की फील्ड में, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और ये अवार्ड दिया जाता है। ये प्राइज 2005 में स्टैब्लिश किया गया था षणमुख आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, शस्त्र यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के द्वारा। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो हमने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करी थी, उससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा 120 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देने की। और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।